हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। और इस सीरीज के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो के लिए किस तरह से स्टॉक फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीज़ हमें उसमें देखते हैं जिससे हम एक ठीक-ठाक सा अपने पोर्टफोलियो के लिए रिटर्न जनरेट कर पाएँ। और ये एक बेसिकली मैं जो वीडियो बनाता हूँ बस एक एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाता हूँ, जिससे क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो खुद से मैनेज करता हूँ और खुद के लिए काम करता हूँ, तो एक वीडियो के रूप में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे मेरे साथ-साथ आप भी एक बार सीख पाएँ कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो किस तरह से खुद से मैनेज सीख कर खुद से मैनेज कर सकते हैं और खुद से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस स्टॉक पर। आज की जो कंपनी फार्मा सेक्टर की कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी है और बेसिकली ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है और यूएस की भी है। आई थिंक टॉप 10 कंपनी में आती है। अभी आप एक बार डिटेल सारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने कि ऑरोबिंदो फार्मा इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी एंड लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी इन द यूएस. It is also the largest generic company in the US and is amongst the top 10 generic company in 7 out of 11 countries in Europe. The company is among the top 5 listed pharmaceutical company in India by 22 revenue. Revenue के मामले में टॉप 5 कंपनी में आती थी क्या कहते हैं इंडिया के अंदर ही। और जो मार्केट फंडामेंटल एक बार चेक कर लेते हैं, इसके जो मार्केट कैप है उसकी 69,476 करोड़ के, स्टॉक भी 21.2 का है, आरओसी 14.2 है। लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 2766 का है, प्रमोटर होल्डिंग 51.8% है, एसटीपी 34.0 का है, करंट प्राइस 1188 का है, बुक वैल्यू 509 की है, आरओई 11.6 है, प्लेजिंग 20.9% है। जो इसकी प्रमोटर ने अपनी प्लेजिंग की हुई है 51 से कि जो हिस्सेदारी है उसकी 20%, यानी ऑलमोस्ट 10% हम कह सकते हैं। हाई प्राइस ऑल टाइम 1292 का है और 52 वीक लो बनाया था 709 का और हाई बनाया था 1292 का। डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत पे करती है। फेस वैल्यू 1 का है, डेट टू इक्विटी 0.22 है जो कि मैनेजेबल नजर आता है। आप एक बार क्वार्टरली इनके कंपेयर कर लेते हैं रियल पहले जो 23 में मार्च 23 में जो सेल हुई थी 6473 करोड़ की हुई थी, जो बढ़कर 7580 की हुई। और जो नेट प्रॉफिट था वो 506 से बढ़कर 907 का हो गया। तो से हमने देखा कि सेल्स में भी अच्छी खासी में ग्रोथ नजर आई और साथ में नेट प्रॉफिट में 40% के 40 नहीं मतलब लगभग 80% के हम देख सकते हैं ग्रोथ यहाँ पे हमें नजर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बड़ा शानदार क्वार्टर गया। क्योंकि उसका सिंपल सा जो रीजन है वो यही है कि लास्ट जब कोविड में एक जो रैली आई थी ना, उस रैली के बाद 2022 में और 23 में ऐसा कुछ किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो आप यहाँ पे इसका असर साफ साफ दिखता भी है कि जो 21% तक मार्जिन हुआ करते थे ना, वो घटकर 70 70 15 14 15 15 तक रहे, जिसके से नेट प्रॉफिट सीधा डाउन हुआ। ठीक है, अब वो वापस से इंप्रूव होना शुरू हो गए और ये लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर के क्वार्टर मार्च क्वार्टर में दोनों में 22% का हमें दिखाया है। ठीक है, अगर आप क्वार्टरली की बात करोगे तो क्वार्टरली में 23 और 24 में सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हमें नजर आती है, 20% के ऑलमोस्ट ग्रोथ नजर आती है और 90 जो नेट प्रॉफिट है उसमें 50% के ऑलमोस्ट ग्रोथ नजर आती है, जो कि एक अच्छा हमें रिवर्सल साइन नजर आता है यहाँ पे। और अगर आप ओवरऑल की ग्रोथ देखोगे तो 5842 से बढ़कर जो सेल हो गई है वो 29,000 करोड़ की हो गई, ऑलमोस्ट 6 टाइम हो चुकी है, 5 टाइम हम कह सकते हैं 29। और जो नेट प्रॉफिट 291 करोड़ से लेकर 3169 का हो गया, ऑलमोस्ट 10% की 10 टाइम्स ये नेट प्रॉफिट भी हो गया। सेल्स 6 टाइम बढ़ी और नेट प्रॉफिट 10 टाइम्स। तो ऐसे ही है, जैसे सेल्स बढ़ती है ना, क्योंकि काफी सारे जो खर्चे होते हैं, जो फिक्स खर्चे होते हैं वो सेम ही रहते हैं। रेवेन्यू बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट इसलिए हमारा और बढ़ता है, और जो नेट प्रॉफिट अगर 2 टाइम होता है तो हमारा वो चार्ट में भी हमें क्या कहते हैं वहां पे 2 टाइम से ज्यादा ही हमें वो चार्ट में भी रिप्लिकेट नजर आता है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट 59 करोड़ इनके पास इक्विटी कैपिटल, रिजर्व इनके पास 29,784 करोड़ का है, और जो बोरोइंग है 6648 करोड़ की है, और जो फिक्स एसेट है वो 15,062 का है, और CWIP 2739 का है, सो इन्वेस्टमेंट है 372 का नजर आता है। तो बैलेंस शीट का स्ट्रॉन्ग नजर आती है। और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 51.84 प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 18.01 है और डीआई के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है 23.28 और जनरल पब्लिक के पास 6.87 है, यानी ऑलमोस्ट आप देखो 93% जो हिस्सेदारी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर है प्रमोटर एफआई डीआई को मिला के। ठीक है, जो पब्लिक के पास है 7% हो सकता है पब्लिक के इससे भी कम, मतलब जो नजर आती है वो यहाँ पे 7% ही नजर आती है। जो लास्ट क्वार्टर के बाद जो उनकी मीटिंग हुई होगी उसमें कुछ जो नोट्स निकल कर आते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है फ्यूचर आउटलुक इनका क्या नजर आता है। फ्यूचर आउटलुक ये करते हैं, एक्सपेक्टिंग कंटिन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विद फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेवल्स, प्लानिंग टू अचीव अराउंड 21 to 22% एबिटा मार्जिन फॉर फाइनेंशियल 25। जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
जो कि यहाँ पे 90, 15, 20 अब आया। अब इसको बढ़ाने के या 1 से 2% का इनका मतलब ये बोल रहे हैं कि 1 से 2% हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन R&D फॉर ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाइपलाइन एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इन फाइनेंशियल 26 विद न्यू फिलिंग एंड अप्रूवल एक्सपेक्टेड। तो जो ये एक्सपेक्ट करें कि 26 में और एक बहुत अच्छी जो आने वाला साल है, आने वाले यानी 3-4 क्वार्टर के उसमें इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में वो भी अप्रूव होते नजर आएंगे। ठीक है। ये सारा का क्या क्या कैपेक्स से क्या क्या चैलेंज है, पर मेन हमारे को जो गाइडलाइन ना वो इंपॉर्टेंट ये है कि इनका फ्यूचर का आउटलुक क्या है, जो मैनेजमेंट है फ्यूचर के को लेकर किस तरह से मतलब वो अपने उसकी प्लानिंग क्या है, वो हमें यहाँ पे पॉइंट से नजर आते हैं। अगर आपको डिटेल में वो पढ़ना है तो आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी वो पीडीएफ खुल जाती है। लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड डिस्कशन यहाँ पे निकल जाता है, आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है। बट मेजरली जो स्क्रीन डॉट इन ने नोट्स के रूप में वो हमारे सामने दे दिया है, तो एक अच्छी बात है जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें मेजर पॉइंट भी हमें समझ में आ जाते हैं। अब एक बार इसका जो टेक्निकल पैटर्न भी देख लेते हैं। ये पैटर्न फॉलो बना जो एक्चुअली आप ये देखो कि 2021 में जो रन अप आया था उसके बाद ये वाला हाई बना था, जिसके बाद एक लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेशन चला, डाउन गया। उसके बाद इन्हें जो ब्रेकआउट किया वो 23 दिसंबर में ब्रेकआउट किया। उसके बाद फिर ये चलो फिर इन्हें ऊपर चलना शुरू किया, यानी लगातार हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज है 21, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 3 साल के बाद ये बेसिकली पौने 3 साल के बाद इन्हें ब्रेकआउट किया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू किया क्योंकि अब चीजें इंप्रूव हो रही नजर आती हैं, मैनेजमेंट की कब भी कॉन्फिडेंट बढ़ा हुआ नजर आता है। तो इस वजह से ये जो टारगेट निकल के आएगा ये मुझे अचीव होता नजर आता है। तो जो 61.90 है, और अगर आप करंट क्लोजिंग से बात करो तो कितना घट नजर आता है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 44.85% का नजर आता है। ठीक है। मुझे इसमें किसी तरह का कोई डाउट नज़र नहीं आता कि भई क्या कहते हैं इसमें टाइम लगेगा या फिर क्या कहते हैं ये नहीं होगा। 45% है अगर कमिंग 2-3 क्वार्टर, जैसे मैनेजमेंट ने बोला ही है अगले कुछ क्वार्टर में वो एक्सपेक्ट अपनी ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट है और जो मार्जिन है उसको भी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। तो अगर 3-4 क्वार्टर लगे, ऑलमोस्ट अगर 1 साल भी लग जाता है, 1 साल में भी 45% गेन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। सिंगल शॉट हमारे पैसे 45% का गेन हमें मिल जाता है 1 डेढ़ साल के अंदर, जो कि किसी से तरीके से बुरा नहीं है। हाँ, रिस्क है, ये है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट जैसे अभी लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है, तो करेक्शन शायद नजर पे करेक्शन हमें अपकमिंग मंथ में या कुछ दिनों में हमें करेक्शन नजर आए, तो जिसकी वजह से स्टॉक और नीचे जा सकते हैं। बट जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो टेम्परेरी नीचे जा सकते हैं, नीचे रह नहीं सकते, क्योंकि मैनेजमेंट तो मार्केट को देख के नहीं चलेगा ना। मैनेजमेंट जो होता है यानी जो उनकी प्लानिंग है वो तो पहले से हो जाती है, उसका उनको काम करना होता है। ठीक है। अब जैसे तो क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं वो भले ही टेम्परेरी बेस पे कुछ चार्ट पे रिफ्लेक्ट ना हो, बट लॉन्ग टर्म में रिफ्लेक्ट होते ही होते हैं। ये हम सबको पता है, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ये सबको पता है। और अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप एक बार जैसे टाइम स्पेंड करेंगे ना और जैसे चीजों को समझेंगे, ये आपको चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है कि होल्डिंग पेड हमारे हाथ में नहीं है। कब स्टॉक हिट होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है। तो होल्डिंग रिस्क हमेशा रहता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।